नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के राजनीतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो हमारे मन में स्वाभाविक है एक प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं। जो जैसे कि नाम से है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर का, तो हम विश्व स्तर पर जाने से पहले इसे अपने नज़दीकी परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात बताने का प्रयास करती हूँ कि जैसे हमारे भारत में किसी दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने न्यायालय का एक पिरामिड तैयार किया है। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके पश्चात उसके नीचे का स्तर है उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, जिनमें जिला और सत्र न्यायालय होते हैं। तो अगर दो व्यक्ति आपस में किसी बात पर विवाद करते हैं तो वो सबसे पहले जिला या सत्र न्यायालय में अपनी सुनवाई करवाएंगे। वहाँ से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो उच्च न्यायालय जाएंगे। वहाँ से भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे और उच्चतम न्यायालय में अपील करने के पश्चात वो निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। ये बात होगी भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में अगर किन्हीं दो राज्यों के मध्य या दो व्यक्तियों के या दो संगठनों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी सीधी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से की जाती है। अब बात हम करते हैं भारत से बाहर निकलकर। अगर भारत और भारत के किसी पड़ोसी देश के मध्य कोई विवाद हो तो उसके लिए वो दोनों देश कहाँ सुनवाई करें। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता महसूस हुई। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के इसका ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के देश, विभिन्न देश अर्थात जो इसके सदस्य होते हैं वो वहाँ बैठकर इसके बारे में चर्चा करते हैं और अगर कोई वैश्विक स्तर की समस्या होती है तो उसका समाधान इस संगठन के माध्यम से किया जाता है। इसका नामकरण अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यानी सबसे पहले 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ को, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध में नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार को रोकने के लिए राष्ट्र संघ के नाम से एक संगठन की स्थापना की गई थी और भविष्य में विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध न हो इस विभीषिका से बचाने के लिए उस संगठन का निर्माण या स्थापना की गई थी। लेकिन वो संगठन अपने उस लक्ष्य में पूर्णतः कारगर साबित नहीं हुआ और वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में भी सफल नहीं हुआ और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो वापस वही विभीषिका देश विश्व के समक्ष जब उपस्थित हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम से इस उसी संगठन का जो राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था उसकी पुनर्स्थापना की गई और उसको नया नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, फ्रांस, चीन, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अन्य देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। ये जो 5 देश हैं अमेरिका, फ्रांस, चीन, सोवियत संघ जिसे हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, और इंग्लैंड, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और अन्य जो सदस्य थे उन सब ने हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कभी भी निर्वाचन नहीं होता, ये आजीवन स्थायी हैं। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निर्वाचन किया जाता है और इन 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है? ये एक प्रकार की शक्ति है। वीटो का तात्पर्य होता है निषेधाधिकार, अर्थात एक बार मना कर दिया, निषेध का मतलब मना ही, एक बार मना कर दिया इसका मतलब वो पूर्णतः मना है। पूर्णतः मना से क्या तात्पर्य है?
5 स्थायी सदस्य हैं। 4 सदस्यों ने किसी बात के लिए हाँ कर दी। मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई विवाद या कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है जिस पर 4 सदस्यों ने तो सहमति जता दी, लेकिन एक सदस्य ने अगर मना कर दिया तो वो कानून वहाँ पारित नहीं होगा। पूर्णतः मनाही 5 सदस्य अगर हाँ करेंगे तो वो कार्य होगा, और अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो कार्य या वो कानून वहाँ पारित नहीं हो सकता। उसे ही वीटो पावर कहते हैं, जिसे हिंदी में निषेधाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 1941 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस संगठन का आधार बना। यानी कि कोई भी जब संगठन बनता है तो उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि किस प्रकार ये संगठन कार्य करेगा, ये किस प्रकार विश्व के जो इसके सदस्य देश हैं या अन्य देश हैं उनको किन कार्यों को करने की अनुमति प्रदान करेगा और किन कार्यों को नहीं करने की मनाही करेगा। उन सब का जो एक प्रारूप तैयार किया गया था वो एक नीति वक्तव्य था, एक घोषणा पत्र था, जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। और जब सभी सदस्यों के द्वारा 5 स्थायी और अन्य जो इसके सदस्य थे उनके द्वारा जब इस अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, उसी के माध्यम से यह संगठन अस्तित्व में आया। और वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है उसका आधार भी ये अटलांटिक चार्टर ही है। अटलांटिक चार्टर क्या है? हमने अटलांटिक चार्टर के बारे में तो सुना कि हस्ताक्षर किए, लेकिन ये है क्या वास्तव में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी के बीच में 1941 में जारी किया गया एक महत्वपूर्ण नीति वक्तव्य था, यानी एक घोषणा पत्र था। नीति का तात्पर्य जिसमें नैतिक बातें कही गई थी, जो वर्तमान में यानी उस समय तत्कालीन समय में जो युद्ध चल रहा था उसके कारण जो संसार में विभीषिकाएं और आतताइयों के अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, उस नरसंहार से बचाने के लिए, उस विभीषिका से विश्व को बचाने के लिए जो एक नैतिक आधार बना करके एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। उस अटलांटिक चार्टर में और क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि युद्ध और युद्ध के दौरान दुनिया के लिए सहयोगी लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था कि किस प्रकार इस युद्ध की विभीषिका को समाप्त करके सभी देशों को, विश्व के सभी देशों को किस प्रकार सहयोग बनाते हुए उस लक्ष्य की ओर ले जाना है। और लक्ष्य क्या था? देश में, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, उसको परिभाषित किया गया था। चार्टर के अनुयायियों द्वारा 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि वर्तमान यूएनओ का आधार बना। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य सूडान है, जो जुलाई 2011 में इस संगठन में सम्मिलित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है? हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में चर्चा की। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इन संगठनों की स्थापना की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालता है। जैसा कि मैंने चर्चा के प्रारंभ में भी आपको बताया था कि जब वैश्विक स्तर पर किन्हीं देशों के मध्य जब कोई विवाद होता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, और केवल राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालना, युद्धों की रोकथाम में सहायक बनना, क्योंकि इसकी स्थापना से पूर्व विश्व 2 महायुद्धों से गुजर चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार की जो वातावरण, तनावपूर्ण वातावरण विश्व में स्थापित होते हैं, उन तनावपूर्ण वातावरणों को सहयोगपूर्ण वातावरण में बदलने के लिए इस प्रकार के संगठनों की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो इसलिए युद्धों की रोकथाम में और खास करके युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। विश्व में आर्थिक विकास में सहायता करना, कि विश्व के सभी देश तो संपन्न नहीं हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो विकसित हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, और कुछ इस प्रकार के भी देश हैं जो अभी स्वतंत्र हुए हैं और अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो देश हैं जो आर्थिक स्थिति में उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब है, इस प्रकार के देशों को सहायता करना भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण कार्यों में एक है। प्राकृतिक आपदा, महामारी से निपटने में भी सहायता प्रदान करता है। और इस
वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो इस प्रकार की जो वैश्विक स्तर की महामारियां होती है, कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है, भूकंप आना, सुनामी की लहरें आना या अन्य कोई बीमारी का प्रकोप हो जाना, तो उस प्रकार का जो संकट पैदा होता है, उन संकटों में भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, लड़ाई और मनुष्य के व्यवहार को शांत करते हुए, मनमुटाव को अलग करते हुए विश्व के सभी देशों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए भी इस प्रकार के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना वर्तमान की बहुत ही प्रासंगिक एक समस्या है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये समस्या वर्तमान में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो अब इस एक नई उद्देश्य को, नए लक्ष्य को भी इसके संगठन के उद्देश्यों में या आवश्यकता में जोड़ा गया है, वो है वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, कि किस प्रकार विश्व को इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सके। धन्यवाद।